we will discuss about atomic structure. And in atomic structure we will deal with the dual nature of particle and wave. ठीक है, dual nature means दो चीज एक में ही होना. तो dual nature of particle wave, we are dealing with ultra microscopic particles like electron, proton and neutron. So these are ultra microscopic particles, and these particles have two kind of feature. One is classical physics, one is quantum physics. And the quantum physics says that it gives you both particle as well as wave nature. Means तो आज का टॉपिक क्या है? टॉपिक ये समझना है हमें कि पार्टिकल क्या होता है और वेव क्या होती है. देखो, पार्टिकल है जब यहाँ से यहाँ पार्टिकल जाएगा ना, यहाँ से यहाँ जाएगा या यहाँ से यहाँ जाएगा, पार्टिकल की स्पीड होगी, पार्टिकल की वेलोसिटी होगी, पार्टिकल डायरेक्शन होगा, पार्टिकल का मास होगा, पर पार्टिकल की वेवलेंथ कभी नहीं होगी. जब भी कोई पार्टिकल यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, वेव भी यहाँ से यहाँ जाती है. तो अभी इसको लिख के भी दिखाऊंगा पेपर पे. पार्टिकल का मास हो सकता है, वजन हो सकता है, ज्यादा हो, कम हो, बहुत कम हो, बहुत ज्यादा हो, अलग की बात. पार्टिकल की स्पीड होगी, स्पीड वेव की भी होगी. वेव और पार्टिकल दोनों की स्पीड होगी, पर वेव की वेवलेंथ होगी. वेवलेंथ सिर्फ वेव की होगी, पार्टिकल की नहीं होगी. मास सिर्फ पार्टिकल का होगा, वेव की नहीं होगी. देखो, दो चीजें, एक है वेव, एक है पार्टिकल. तो स्पीड दोनों की होगी, वेव की भी और पार्टिकल की भी. ठीक है, दोनों की स्पीड होगी, पर वेवलेंथ सिर्फ वेव की होगी. मास सिर्फ पार्टिकल का होगा. वेव का मास नहीं होगा और पार्टिकल की वेवलेंथ नहीं होगी. मैं बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा. ठीक है, इसको उसमें बताऊंगा. मतलब अभी क्या बताना चाह रहा हूँ, टॉपिक क्या है आज का टॉपिक है डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल एंड वेव. जब कोई पार्टिकल बहुत छोटा होता है जो आप अपनी आंखों से नहीं देख पाते हो, जिन चीजों को आप दुनिया में देखते हो, गाड़ी है, ट्रक है, मैं हूं, आप हैं, पेन है, पेंसिल है, कोई बहुत छोटा पार्टिकल वो दोनों नेचर नहीं दिखाएगा. वो आपको सिर्फ पार्टिकल नेचर दिखाएगा. जब कोई पार्टिकल छोटा और छोटा और छोटा और छोटा बहुत छोटा हो जाता है, तो उस पार्टिकल की कुछ वेव नेचर हो जाती है. तो फॉर अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हैज ए वेव नेचर आल्सो, एंड दिस वेव नेचर and particle nature we are studying because we are studying atomic structure. एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. बहुत छोटा पार्टिकल पढ़ रहे हैं. जब बहुत छोटा पार्टिकल पढ़ रहे हैं तो इस पार्टिकल को छोटा है, छोटे से पार्टिकल पर जो नियम आप गाड़ी पे लगाते हो, मुझ पे लगाते हो, इस पेन पे लगाते हो, फिजिक्स के वो नियम जो अब तक आप पढ़ते आ रहे हो पुराने क्लासेस में, वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पे नहीं लगेंगे. आपने जो आंखों से देखे हैं, जो समझे हैं, जो जाने हैं, जो महसूस किए हैं, वो सारे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हैं. अभी तक आपने फिजिक्स के जो भी नियम पढ़े हैं और सीखे हैं, वो सब मैक्रो मतलब बड़ा, माइक्रो मतलब छोटा. ठीक है, मेगा बड़ा, किलो बड़ा, नैनो छोटा, फेम्टो छोटा, डेसी छोटा, मिली छोटा. सो जो बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो सिंपल फिजिक्स के नियम से नहीं चलते. सिंपल फिजिक्स मतलब क्लासिकल फिजिक्स, न्यूटन के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लॉ जो आपने पढ़े हैं. ठीक है, आपने जो पढ़ा है मास, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, डायरेक्शन, ये सब जो है, ये सब किसके लिए है? मैक्रोस्कोपिक के लिए. जब माइक्रोस्कोपिक की बात करेंगे जो हम आज कर रहे हैं, तो कुछ नए नियम लगेंगे फिजिक्स के. मैं आपको वो पढ़ाता हूँ, अभी दिखाता हूँ कहना क्या चाहता हूँ दोबारा. वेव और एक है पार्टिकल.
वेव की वेवलेंथ होगी लैम्डा, पार्टिकल का मास। किसी पार्टिकल का वेवलेंथ नहीं होगा, वेव का मास नहीं होगा, ये हम पढ़ते आए हैं। और ये पढ़ते आए हैं किसमें? ये पढ़ते आए हैं क्लासिकल फिजिक्स में। क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स क्या कहती है कि वेव और पार्टिकल दोनों नहीं हो सकते, या तो ये होगा या ये होगा। ठीक है जी। यस सर। लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं, अभी हमने ये पढ़ा था क्लासिकल फिजिक्स, और हम पढ़ रहे हैं क्वांटम फिजिक्स। और क्वांटम फिजिक्स क्या कहती है? यस यस, क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम को हिंदी में बोलते हैं टुकड़ा। ये जर्मन वर्ड है क्वांटम। क्वांटम का मतलब होता है टुकड़ा। ठीक है, क्वांटम का मतलब होता है टुकड़ा। तो जो क्वांटम फिजिक्स है वो क्या कहती है? यस, फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, फॉर माइक्रोस्कोपिक, समथिंग कैन हैव बोथ, क्या उसके पास, लिखो मत कुछ भाई, बोथ, यस बोथ, लैम्डा एज वेल एज मास। क्या कहता है कि ऐसा एक पार्टिकल होगा जिसपे दोनों होगा, लैम्डा भी होगा और मास भी होगा, वो है क्वांटम फिजिक्स का हिस्सा। क्वांटम कहता है एक ऐसा पार्टिकल होगा जिसका मास भी होगा और वेवलेंथ भी होगा। ठीक है, अभी समझाता हूं दोबारा से क्या कहता है। डुअल नेचर, डुअल मतलब होता है दोहरा, मतलब उसका वेवलेंथ भी होगा। वेवलेंथ क्या होता है? यहां से लेके ये दूरी, ये वेव है ना, तो इस वेवलेंथ में जो ये दूरी है दैट इज कॉल्ड लैम्डा। सर ये वेवलेंथ यहाँ तक नहीं होगा? नहीं नहीं नहीं, उठाव से उठाव तक, ये उठ रही है ना वेव, यहाँ पे, यहाँ भी उठ रही है। यस सर। यस सर। उठाव से उठाव तक या गिराव से गिराव तक, तो वेव लेंथ, सर इसको वेवलेंथ बोलता है लैम्डा कहते हैं ना, लैम्डा। हाँ, 150 नैनोमीटर। और बस लिख के दूंगा पिकोमीटर, मैं ये लिख के कभी नहीं दूंगा उसको कि 120 इंटू में 10⁻⁻12 मीटर। नहीं समझे? सर समझ गए। हम उसको लिखे देंगे 120 पिकोमीटर। ये 12th है, हमें पता है कि वो याद तो करेगा नहीं, समझ रहे हो? यस सर। टारगेट ये कहीं नहीं है कि, टारगेट ये कहीं नहीं है कि क्वेश्चन मुश्किल दिया जाए। टारगेट ये है कि वो एग्जाम से बाहर है, अरे यार क्वेश्चन तो आता था, समझ रहे हो? यस सर। यस सर। पिकोमीटर समझ नहीं आया, समझ रहे हो? हमें सिर्फ ये नहीं चाहते से क्वेश्चन ना आए, हम चाहते हैं क्वेश्चन में ना आए और उसके मन में बात बैठ जाए, अरे मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, लगा रहे।
समझ रहे हो? टारगेट ये कहीं नहीं है कि क्वेश्चन नहीं आए, हम क्वेश्चन नहीं आए तो छोटा टारगेट है। टारगेट तो ये है कि वो क्वेश्चन के साथ बैठे, पढ़े और दिल लगा के पिकोमीटर याद करे, और उसको याद नहीं आवे और फिर क्वेश्चन नहीं हुए तो कोई मुझसे पूछे पेपर तो आसान था, क्वेश्चन तो आसान था, नहीं समझे? टारगेट ये कहीं नहीं है पेपर मुश्किल बना जाए, टारगेट ये है कि देखन में छोटा लगे और घाव करे गंभीर। हाथ में चीज हो लेकिन वो ये है, हमारी प्लानिंग क्या होती है कि क्वेश्चन नंबर 1 होता है, ये क्वेश्चन नंबर 2 होता है, ये क्वेश्चन नंबर 3 होता है, ये क्वेश्चन नंबर 4 होता है, तो सब में ऑलमोस्ट एक जैसा ही होता है। तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं कि यार इसे करके देख लेते हैं, अब वैसे ही क्वेश्चन छोड़ दो, वैसे क्वेश्चन छोड़ दो। तो हम क्या करते हैं, हम लोग लैक ऑफ प्रैक्टिस करते हैं। जब आपके पास 10 क्वेश्चन होते हैं तो आप क्या करते हो, 2 या 3 क्वेश्चन निकालते हो, ऐसे ही करते हो ना? यस सर। तो 4 में से आप एक कर लेते हो। तो आपको कॉन्सेप्ट आता होता है लेकिन प्रैक्टिस कम होती है, आपको उस टाइम ये याद नहीं आता कि नैनोमीटर, फेम्टोमीटर, पिकोमीटर, तो ऐसे ऐसे आप गलतियां करते रहते हो और हम उसकी गलतियों का पहले से तैयारी करके बैठते हैं। ओके? यस सर। तो आपको अंदाजा लग गया कि हमें पता होता है कि बच्चे ने क्या क्या याद नहीं किया होगा। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, क्वांटम का मतलब है टुकड़ा, ठीक है? इन व्यू ऑफ शॉर्टकमिंग, शॉर्टकमिंग क्या होती है? शॉर्टकमिंग होती है लैकुना, लैकुना मतलब होता है attempts are made to develop a more suitable and general। अब यहाँ जनरल वर्ड का मतलब पता है क्या? नहीं पता होगा आपको। जनरल होता है जो आमतौर पर सभी पर लागू हो, जो सभी पर लागू होता है उस बात को बोलते हैं जनरल स्टेटमेंट। ऐसा मॉडल बनाना कि जो सब पर लागू हो, जिसका जनरल, जनरल मीन्स होता है आमतौर पर सभी पर लागू होने वाले मुद्दे को बोलते हैं जनरल, ठीक है? तो जनरल में और ऑलवेज में अंतर है, जनरल में और सुटेबल में अंतर है। Two important developments which contributed significantly in the formulation, formulation होता है बनाना, formulation मतलब होता है बनाना, of such a model is dual behavior of matter, पार्टिकल का डुअल बिहेवियर, और दूसरा कहता है हेजनबर्ग, हेजनबर्ग साइंटिस्ट का नाम है, अनसर्टेनिटी, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है? अनिश्चितता, 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 ठीक है? हेजनबर्ग साइंटिस्ट का नाम है, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल नियम, ठीक है? इस प्रिंसिपल की स्पेलिंग और स्कूल वाले प्रिंसिपल की स्पेलिंग में अंतर होता है बच्चों। यस सर। So what is the meaning of this line, dual behavior of matter? मैटर होता है कोई भी चीज, दुनिया में जो चीज एग्जिस्ट करते हैं उसे बोलते हैं मैटर, ठीक है? So what Dual is the मतलब meaning of दोहरा, dual behavior? दोहरा, अभी तक हमने दोहरा। पढ़ा था दोहरा, डुअल होता है दोहरा, दोनों तरह का, वेव और मास। जिसमें मास होता है उसकी वेव नहीं होती, जिसकी वेव होती है उसके मास नहीं होता। अभी तक आपने जो आम जिंदगी में पढ़ा है, एक्सपीरियंस किया है, देखा है, जाना है, समझा है, उसमें दोनों कभी नहीं मिलते। लेकिन आप पढ़ रहे हो क्वांटम, क्वांटम फिजिक्स कहते हैं कि यस, एक ऐसा पार्टिकल आएगा जिसकी वेवलेंथ भी होगी और मास भी होगा, दोनों होंगे। आप किसी पत्थर को यहां से वहां फेंकोगे तो क्या लहरा के चलेगा पत्थर? क्या नहीं चलेगा ना। पत्थर क्या है? मास है, पत्थर में वजन है ना। तो पत्थर को आप यहां से वहां फेंकोगे तो या तो ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा, लहरा के थोड़ी चलेगा। आप पत्थर को, लेट्स अज्यूम
ये पत्थर यहां से आप यहां फेंकोगे तो स्पीड कितनी भी हो, कम हो या ज्यादा हो, लहरा के थोड़ी जाएगा पत्थर। यस आप सर रस्सी पत्थर को बिल्कुल सीधा जाएगा। हाँ, स्पीड कम हो सर सकती है सीधा ही नहीं, जाएगा। पानी के केस में सीधा क्यों उल्टा जाएगा? होता है। पत्थर पानी के यहाँ केस से में वो घूम के लहरा के जाएगा, जाता ऐसे है। जा सकता है। हाँ सर पानी के केस में उल्टा होता है। पानी के हाँ, पर अगर हम पानी पानी कहीं में नहीं पत्थर जाता। रखेंगे तो वो जब लहरा के यहाँ जाएगा। हाँ, जब पानी में हम एक लहर उठाते हैं तो पानी ऐसे जाता है। ये हाँ देखो, पानी में तो मास है, पानी में जो लहर है ना, लहर में कोई मास नहीं है। जब आप पानी पे ऐसे ऐसे लहर बनती है ना पानी पे, यस सर तो पानी में पानी नहीं जाता कहीं, लहर जाती है। ये लहर है, वेव। यस सर। तो क्या कहना चाहता है? सर जो वेव कहना बनती ये है वो भी चाहता तो है, पानी की बनती है। हाँ पानी की बनती है। सुनो तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। अभी तो पानी से रस्सी में देखो, तुमने यहाँ एक रस्सी ली और यहाँ से रस्सी बांध दी, इस रस्सी को हिलाया तो रस्सी घूमती है। जैसे Yes, sir. वाइब्रेशन टंग 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 हिलती है। तो हाँ, तो रस्सी कहाँ जाती है? रस्सी में लहर तो जाती है, रस्सी तो यहीं रहती है तुम्हारे हाथ में। अगर तुम एक रस्सी को लेके उसको हिलाते हो तो रस्सी कहीं नहीं जाती, लहर जाती है रस्सी में। यस नहीं सकते। तो वेव का मास हो नहीं सकता। अभी तक आपने यही पढ़ा था। अब हम पढ़ाएंगे दोनों आपको। अब हम क्या पढ़ाएंगे आपको कि आपने इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां भेजा तो लहरा के गया, ये पढ़ाना चाहता हूं। इलेक्ट्रॉन को यहां से आपने यहां भेजा, वो गया, लेकिन कैसे? लहरा के। ये है मास। इलेक्ट्रॉन है तो इसका मास भी है, लेकिन लहरा के गया तो वेवलेंथ भी है। इलेक्ट्रॉन का मास आपने याद थोड़ी किया होगा, अब तक नहीं किया ना याद। मुझे पता है आपने याद नहीं किया होगा, यही है ना। मतलब हमें पता है कि बच्चा क्या क्या याद है। पार्टिकल का मास होता है और इसकी एनर्जी होती है E is equal to mc square, where m is the mass, c is velocity of light. अगर कोई पार्टिकल है तो इसके लिए E is equal to mc square, where E is the mass, c is the अभी c की वैल्यू होती है 3 × 10⁸। आवाज आ रही है बच्चों? Yes, sir. ये वैल्यू आपको याद करनी है भाई। तो उसका मास होगा, ओनली पार्टिकल है। तो E is equal to mc square। E क्या है? एनर्जी। सर सी स्पीड है। स्पीड ऑफ लाइट है ना। सर अच्छा, पहले light आपने की speed है। वेलोसिटी लिखा था। वेलोसिटी और स्पीड सेम है, डायरेक्शन का तो अंतर है। 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और यूनिट भी आप याद करेंगे। सो हमने पढ़ा था कि E is equal to mc square for particle, for wave
ये लास्ट क्लास में पढ़ा चुका हूं मैं, अगर क्लास में एक दो बच्चे नहीं आए थे तो उनको बता देता हूँ। वेव के लिए वेवलेंथ होती है और सी होती है लैम्डा इंटू में फ्रीक्वेंसी। सी द स्पीड ऑफ लाइट, वेवलेंथ होती है वेवलेंथ और बी होती है फ्रीक्वेंसी। ये तो किसके लिए है? ये तो सी की स्पीड है, लाइट की स्पीड है। एग्रीड? तो अब ये किसके लिए? पार्टिकल के लिए। इसको हटा देते हैं। अगर हम वेव की बात करते हैं, वेव की बात करते हैं तो वेव मतलब वेवलेंथ होती है। तो C इज इक्वल टू लैम्डा इंटू में फ्रीक्वेंसी। दिस इज म्यू, दिस इज कॉल्ड म्यू, दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो C इज इक्वल टू लैम्डा इंटू में म्यू, और C की वैल्यू कितनी है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वेव, एनर्जी ऑफ द वेव is equal to h into mu, where h is called Planck's quantum number, is equal to mc square in case of particle। पार्टिकल के लिए ये नियम है, वेव के लिए ये नियम है। तो मैक्रोस्कोपिक है, मैक्रो। मैक्रो मतलब होता है जिसको आंखों से देख सकते हो। जो आंखों से दिखेगा वो क्या है? मैक्रो। क्या बढ़े यहाँ पे? मैक्रो। मैक्रोस्कोपिक के लिए ये नियम है, वेव के लिए ये नियम है। दोनों अलग चीजें है ना, वेव अलग है, पार्टिकल अलग है। लेकिन हम बात करेंगे माइक्रोस्कोपिक की। माइक्रो, मैक्रो नहीं माइक्रो। तो वहां पर क्या है कि लैम्डा भी है और एम भी, दोनों है। ठीक है, अब क्योंकि दोनों आ गई, हमें पता है शुरू से E इज इक्वल टू एच न्यू, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। अब दोनों है तो इन दोनों को बराबर कर दूं मैं? कर सकता हूं कि नहीं? Yes, sir. तो क्या इन दोनों को बराबर कर दूं मैं? Yes, sir. तो मैं कह सकता हूं एच न्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। फॉर किसके लिए? फॉर माइक्रोस्कोपिक, फॉर माइक्रोस्कोपिक, for microscopic only. This principle is valid only for Microscopic. microscopic. So हमने पढ़ा h nu is equal to mc square, and we know that c is equal to mu into my lambda, or I can say कि mu is equal to c by lambda. From this equation I can say this, putting frequency of mu into lambda, so we can say h into my c upon lambda is equal to mc square। c की पावर 1 है, c की पावर 2 है, एक पावर है ना, बस c की पावर एक ही हुई ना। जब कोई पावर तो पावर एक हो गई ना। I can say h into में c upon lambda is equal to m into में c into में c। कह सकता हूँ ना मैं बात ये? Yes, sir. तो अब मैं इस c से इस c को काट सकता हूँ। Yes, sir. ठीक है, so we can say
इसको काट दो। We can say h upon में lambda is equal to mc. h upon में lambda is equal to mc, और we can say इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ, इन दोनों को इधर ले आओ, तो we can say h upon में mc into में lambda. Yes, sir. ठीक है, फिर h क्या है? Planck's quantum number, m mass of the particle, c velocity of the light, lambda is equal to wavelength. Yes, sir. ठीक है, तो बात दोबारा बताएंगे। जो क्या कहता है, कहता है कि जो एक तो प्योर वेव है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और एक पार्टिकल है। पार्टिकल बहुत बड़ा है, मेरा हाथ बड़ा है, सबको दिख रहा है, तो ये मैक्रोस्कोपिक है, इसका ऐसा कोई लेना देना नहीं है। वेव अलग, पार्टिकल अलग। अभी पार्टिकल छोटा हो गया, कितना छोटा हो गया, इतना छोटा ये हो गया, मेरे हाथ में दिख रहा है किसी को क्या? Yes, sir. ठीक है, अभी साला और छोटा कर दो इसको, तो नहीं दिख रहा क्या? No, sir. तो ये इतना छोटा हो गया, दिख नहीं रहा ये। अगर पार्टिकल छोटा और छोटा और छोटा हो, बिल्कुल बिल्कुल मतलब अल्ट्रा मतलब छोटा हो गया, तो अब इसका नेचर इस वेव से मैच करने लगे। ये है कहानी का सार। ठीक है साहब, अब जो वेव जाती है उसको बोलते हैं, क्योंकि अब वो वेव कितना हो गया, ये पार्टिकल इतना छोटा हो गया कि वेव बन गया, बना कि नहीं? सर तो जितना स्मॉल Yes. साइज होगा उतना वेव कैरेक्टर होगा उसमें। हाँ, जितना साइज घटता जाएगा उतना उसमें वेव की नेचर आती जाएगी। देखो वेव क्या है, बिल्कुल मासलेस, जीरो मास, एब्सोल्युटली जीरो मास, और इधर मास है मेरे हाथ का, तो मेरा मास जितना घटता जाएगा घटता जाएगा घटता जाएगा, 10 की पावर -6, 10 की पावर -10, 10 की पावर -20, 10 की पावर -30। तुम देख रहे हो इलेक्ट्रॉन का मास 10 की पावर -31 kg। और Yes. देखो ना, इसका मास भी कम से कम मिलीग्राम में होगा। Yes, मेरे sir. हाथ में ये भी मिलीग्राम में है, इसका भी 1 लाख, 1 लाख का 1 लाख, 10 की पावर 6 होता है 1 लाख, 10 लाख, तो 10 लाख का हिस्सा 10 लाख, 10 लाख का हिस्सा 10 लाख, इतना छोटा इलेक्ट्रॉन है भाई। तो वो क्या हो गया, अब वो 99.99.99.99% वेव हो गया। ठीक है, पर 100% वेव नहीं हुआ, क्योंकि वेव तो बिल्कुल मासलेस है, जीरो भाई जीरो। इसका मास कितना है, 10 टू की पावर -31 kg, लेकिन है जीरो नहीं हुआ। क्या कहते हो? ये मेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसका मास क्या है, बिल्कुल जीरो। लाइट सन से यहां तक आती है, सन से आ रही है यहां तक, कोई मास नहीं है, एब्सोल्युटली एंड एब्सोल्युटली 0% मास। एग्रीड? Yes, sir. That is called electromagnetic wave. But our mass has reduced to 10 to the minus 31 kg, तो इसमें 99.9999999999% वेव कैरेक्टर आ गया है, लेकिन 0.000000000000.30 उसके बाद 1% कैरेक्टर पार्टिकल का है। लेकिन पार्टिकल कैरेक्टर भी है, पार्टिकल भी है, वेव भी है। एग्रीड? मास
जीरो के बहुत पास है लेकिन जीरो नहीं है, क्या कहते हो? यस सर। तो जब ये इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इसको बोलेंगे मैटर वेव। जब ये सन से आ रही है, इसका क्या है, जीरो मास, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लेकिन जब ये आती है, इलेक्ट्रॉन आता है, तो ये क्या है, ये 0.30 लगाने में 1 मास है इसका। मतलब ये क्या, ये वेव की तरह चल रहा है, इसमें वेव करेक्टर है, लेकिन ये 100% वेव नहीं है। इसको आप वेव नहीं बोल सकते, इसको बोलोगे मैटर वेव, क्योंकि मैटर भी है और वेव भी है। मैटर क्या होता है? मैटर वो चीज है जिसमें मास हो, जिसको छू सकते। हवा है, हवा को छू सकते हैं, देख नहीं सकते। हवा क्या है? मैटर है। पानी है, पानी क्या है? मैटर है। सॉलिड क्या है? मैटर है। कांच क्या है? मैटर है। जो भी चीज का मास है वो मैटर है। तो जो इलेक्ट्रॉन चल रहा है उसको बोलेंगे मैटर वेव, ना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वो भी वेव है और लाइट भी वेव है। क्लियर हुई बात? यस सर। तो दोबारा देखते हैं। तो एक तो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसका मास क्या है जी? एक है मैटर वेव, जिसका मास क्या है 9.1 10⁻³ kg। तो मैटर वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कितना है? वेव तो है पर मास भी है। क्या कहते हो? यस सर। इसका लैम्डा क्या है? आपने पढ़ा था C = म्यू इंटू में लैम्डा, और आई कैन से लैम्डा = C बाय म्यू। इसमें हमने पढ़ा था अभी, क्या पढ़ा था? E = mc²। हमने पढ़ा है E = h²। दोनों NS में तो भाई मैटर तो है ना, मास भी और वेवलेंथ भी है। क्या कहते हो? यस सर। तो मैं कह सकता हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में लैम्डा है, मास तो 0 है, तो लैम्डा = C/μ है। और मैटर वेव में E क्योंकि मास भी है ना अब तो mc², और E = h² क्योंकि वेवलेंथ भी है। तो दोनों को इक्वल कर दिया था मैंने, याद है? यस सर। तो मैंने निकाला था कि H इंटू में C μ = mc², और H इंटू में C/λ = mc²। और वी कैन से इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो H = H इंटू में C बाय में C mc², m इंटू में C² = लैम्डा। तो ये स्क्वायर से C कट जाएगा, तो वैल्यू क्या आएगी भाई? फाइनली वैल्यू क्या आ जाएगी? वैल्यू आ जाएगी लैम्डा = H by MC।
M into C. किसके लिए? मैटर वेव के लिए। ये मैटर वेव है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। Yes, sir. ठीक है, दोबारा आगे बढ़े। हमने पढ़ लिया लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम सी फॉर किसके लिए? सर मैटर वेव के लिए। मैटर वेव में मैटर भी है और वेव भी है। वेव है क्योंकि लैम्डा है, और मैटर है क्योंकि मैटर का मास है। यस सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये वेव तो 100% उसमें तो मास जीरो है। एम क्या है? जीरो है ना भाई। सर एग्जाम्पल क्या होगा इसका? क्या? लाइट है ना। लाइट में क्या वजन है? कोई वजन नहीं है क्या? नो सर। मैटर वेव में क्या है? मैटर वेव में ये एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये यहां से ऐसे तो जा रहा है। ये ओके सर। है तो मैटर ही। यस सर। यस सर। तो अब इसकी जो स्पीड है सी, वो जो इसकी स्पीड है सी, इसकी स्पीड बी, तो सी इक्विवेलेंट ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है। देखो ये साइन होता है, अभी दिखाता हूं। इससे का मतलब क्या होता है? ऑलमोस्ट 000000 50 आगे पीछे और 1 इज इक्वलेंट टू 0। ठीक है बच्चों। यस सर। ओके सर। लेकिन 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 अगर तुम 10 की पावर या 1,00,000 की पावर 0 कर दोगे, ठीक है, इन्फिनिटी की पावर 0 इक्वल टू 1, पर इन्फिनिटी की पावर अगर मैं पॉइंट 0.000000000000000000000000000000000 लगा लगा के 1 भी लगा दूंगा, तो इसकी वैल्यू कुछ आएगी? सर अप्रोक्सीमेटिव 1 सर। 0 नहीं आएगी ना, 1 भी नहीं आएगी ना। इन्फिनिटी की पावर 0 1 होती है। यस सर। कहने का मतलब क्या है कि कभी कभी वो इक्वल हो सकते हैं, कभी कभी इक्वल नहीं होंगे। ऑलमोस्ट इक्वल का मतलब कभी कभी इक्वल नहीं भी तो होंगे। ऐसी सूरत हाल भी होगी जब इक्वल नहीं होंगे। क्या कहते हो? कभी जी तो सर। ऐसा भी होगा जब इक्वल नहीं होंगे। यस। हमेशा इक्वल Yes, नहीं होंगे, ऑलमोस्ट इक्वल होंगे। 99.9999999 केसेस में इक्वल होंगे, लेकिन एक वो 0.4050 के बाद एक केस ऐसा भी आएगा जब इक्वल नहीं होंगे। क्या कहते हो? है ना, इक्वल नहीं है भाई, वो ऑलमोस्ट इक्वल है। क्या कहते हो? यस सर। यानी एक केस तो वो भी आएगा जब इक्वल नहीं होंगे। क्या कहते हो? जो बच्चे पहली बार आए हैं कम समझ में आया, घबराए नहीं, फिर दोबारा पढ़ाऊंगा, ठीक है? पता नहीं क्यों नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा होता है, शुरू की 2-4 क्लासेस में ऐसा होता है, होता रहेगा। ठीक है, आप चिंता ना करें, सब कुछ आ जाएगा।
मेरी जिम्मेदारी है, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, समझ में आपको आएगा। हाँ, आपको याद करनी है कुछ वैल्यू जो मैं लिखवाता रहता हूँ, ठीक है।